हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर तक हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और टॉपिक हमारा रहेगा अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस यानी कि किसी का स्थान, किसी का प्लेस जब हम चेंज करने की बात करते हैं तब ये वर्ड यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये इस तरह की रिएक्शन होगी जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस चेंज कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर AX प्लस, साथ में लिखा मैंने B, और इसमें क्या हो जाए कि जो ये x है इसका प्लेस चेंज हो जाए, यानी कि b इसको क्या कर ले, अपने साथ ले ले। तो क्या बन जाए, bx और प्लस a अलग से रह जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर x का ये पूरा कंपाउंड है ax, इसमें x ने अपना जो प्लेस है, स्थान है, जो a के साथ था x, उसने कहाँ पर कर लिया, b के साथ में कर लिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी तरीके से हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि दोज रिएक्शंस, वे रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड, जो एक कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट का स्थान ले लेता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा तब होता है जब एक रिएक्शन में एक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग और एक एलिमेंट उससे वीक होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, यानी कि उसके कंपाउंड से जो कि लेस रिएक्टिव है उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट आके उसको डिस्प्लेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ पर A जो है, मान लीजिए ये लेस रिएक्टिव है, A लेस रिएक्टिव हो किससे, B से। B कैसा हो, B जो है हाईली रिएक्टिव हो। ठीक है, तो क्या करेगा B, इससे जो X है ये खींच लेगा इससे बाहर, यानी कि यहाँ से एलिमेंट को ले लेगा। एक्चुअली में ऐसे होता है कि अगर मैं बोलूँ कि A और X जो था, ये A पॉजिटिव और X निगेटिव में रहा होगा, प्लस B की बात करता हूँ तो B पॉजिटिव में रहा होगा, तो B क्या भाई, कंपाउंड बनता है पॉजिटिव और निगेटिव के साथ में आके। तो यहाँ से X ने, ये माइनस में है तो ये क्या इसके साथ में बना लिया, क्योंकि B ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने, B पॉजिटिव था और X निगेटिव है, तो एक नया कंपाउंड यहाँ पर बन गया और साथ में ये रहा A अलग से। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर लेता है। अब बात ये आती है कि हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, ये मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में कंप्लीट जो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में दी है, यहाँ पर भी हम हल्के देखते हैं इसको। तो इसके लिए एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर की तरफ लिखे रहते हैं और लेस रिएक्टिव एलिमेंट नीचे की तरफ लिखे रहते हैं। अभी ये जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है, ये लैब के अंदर अलग अलग इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कॉपर ले लिया, दूसरा आयरन ले लिया, इस तरह से आपस में रिएक्शन कर करके एक एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव होना, इस तरह से बनाई जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले क्या रखा है, यहाँ पर पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरीके से लास्ट तक चल रहा है। यानी कि यहाँ पर इस मेटल ये एक्टिविटी सीरीज में क्या है, पोटेशियम सबसे स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड जो है AU, ये सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से इसी के को फॉलो करते हुए, यानी कि यहाँ पर इस एलिमेंट सीरीज के अंदर जो सबसे ऊपर आएगा वो अपने से नीचे आने वाले किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड से उसको अलग कर देगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें क्या किया कि ये दिया है एग्जाम्पल कि जब एक स्ट्रिप जिंक मेटल की एक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर जो है बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था CuSO4, तो इसमें क्या आता है, Cu तो आपको पता है +2 होता है Cu के ऊपर चार्ज, और सल्फेट के ऊपर SO4 -2 होता है, जबकि जिंक जो है, जिंक Zn+2 होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर और सल्फेट साथ में है। अब कॉपर कहाँ है? कॉपर देखिए, कॉपर यहाँ पर है, जबकि जिंक जो है, जिंक इससे काफ़ी ऊपर है। यानी कि जिंक क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ, इसलिए क्या करेगा, इस सल्फेट को अपने साथ ले लेगा और कॉपर यहाँ से अलग निकल जाएगा। इसलिए देखो ZnSO4, Zn पे क्या था, +2 और SO4 पे -2। तो यहाँ का माइनस जो है अब नए अपने पॉजिटिव आयन के साथ में मिल गया है। ठीक है जी। तो ये क्या था हमारा पहला एग्जाम्पल इसका। अब उसके बाद में आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये पहला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है बच्चा, इसमें भी आप कलर देख सकते हो। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा है? वो ब्लू कलर का होता है। जिंक सिल्वरी वाइट मेटल है, और जो कि जिंक सल्फेट है वो कलरलेस होता है, और कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में आ जाता है कि जब आयरन की कीले, लोहे की कीले, आयरन नेल्स, जब एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है उसमें डालते हैं, तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो फेड क्यों हो जाता है, यानी खत्म क्यों हो जाता है? ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो गायब क्यों हो जाता है, अलग कलर बन जाता है वहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपको पता है कि जब मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन, इसमें थोड़ा चेंज करना है यहाँ पर, क्या आप मैग्नीशियम भी ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, आयरन। जब आयरन मेटल को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनता है? आयरन सल्फेट बनता है, यानी कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनता है और कॉपर मेटल बाहर आ जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में क्या है, Cu भाई पॉजिटिव चार्ज वाला है और सल्फेट निगेटिव चार्ज वाला है। और इधर आयरन की बात करें तो आयरन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो यहाँ से क्या करेगा, इस हमें पता है कि लास्ट में हमने देखा कि भाई कॉपर तो नीचे आता है और उसके ऊपर क्या आता है, आयरन उससे काफ़ी ऊपर है। तो क्या करेगा, तो आयरन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो क्या करेगा, इसके साथ का जो कॉपर और देखो सल्फेट, ये के साथ का जो सॉल्यूशन है इसको क्या कर लेगा, अलग कर देगा इससे और अपने साथ ले लेगा इसको। तो क्या हो गया, फेरस सल्फेट बाहर आ गया और कॉपर अलग से बन गया। ठीक है, अब इस तरीके से हमने देखा कि भाई जो नीला रंग था वो किसकी वजह से था, वो इसकी वजह से था, ब्लू कलर। जब आखिरी में फाइनल में जब कॉपर सल्फेट का के कारण जो ब्लू कलर था, जब कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा तो फिर ब्लू कलर क्यों बचेगा? ठीक है, ब्लू कलर जब कॉपर सल्फेट किसकी वजह से था, जब कॉपर सल्फेट ही नहीं बचा तो फिर ब्लू कलर किस बात का? तो फेरस सल्फेट का जो कलर आएगा वही रहेगा। ठीक है, जो फेरस सल्फेट का कलर है वही रहेगा। ठीक, अब देखिए, तो इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का कैसा था सॉल्यूशन, ब्लू कलर, आयरन था ग्रे कलर का। लोहा वो आपको पता ही कैसा लेके आते हो, थोड़ा सा ब्लू ग्रे सा रहता है जब नया लेके आते हो। आयरन सल्फेट बन गया जो ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है जिसका। तो ये आयरन सल्फेट बनने की वजह से क्या हुआ, ब्लू कलर जो है खत्म हो गया, और ये लोहे की जो कीले होती है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो इकट्ठा हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो आयरन है डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, जो कि ये बन चुका है। ए रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल, यानी कील के ऊपर क्या इकट्ठा हो जाता है, कीलों के ऊपर ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो जमा हो जाता है, इसलिए वो ब्राउन कलर की कीलें दिखाई देने लगती हैं। देखिए, ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि देखिए पहले हमने क्या लिया, ये टेस्ट ट्यूब में ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने लोहे की कीलें डाल दी। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या बन चुका, ये सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट था वो कैसा बन चुका, वो था आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ब्लू कलर तो खत्म। ठीक है, ग्रीनिश हो जाएगा थोड़ा, और जो लोहे की कील थी उसके ऊपर कौन जमा हो गया, कॉपर मेटल जमा हो गया। और कॉपर का कलर कैसा होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है सामने, ब्राउन कलर का। तो इस वजह से क्या होता है कि फेड हो जाता है कलर, नीला कलर, और लोहे की कीलों पर ब्राउन जमा आता है कलर। एक ये था। तो आगे हम देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो देखिए, एक एग्जाम्पल ये आ रहा है हमारा कि जब एक लेड
शीशा लेड मेटल की स्ट्रिप होती है, उसको हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि कैसा होता है, जो कि ब्लू होता है, उसमें जब हम इसको डाल देते हैं तो होगा क्या, तो लेड क्लोराइड बनता है और कॉपर मेटल अलग बाहर आ जाता है। तो वही चीज़ है, कॉपर क्लोराइड कैसा होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। लेड जो है ब्लूइश ग्रे, नीला ग्रे सा इसका कलर होता है। और जब आपको पता है कि एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लेड ऊपर है, पीबी ऊपर है, और उससे नीचे कौन है, कॉपर है। तो कॉपर उससे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। तो लेड क्या करेगा, उसका जो कंपाउंड में जो निगेटिव वाला है ना, उसको डिस्प्लेस कर देगा, अपने साथ ले लेगा। पीबी के ऊपर क्या चार्ज होता है, +2, और सीएल के ऊपर -1। तो इसलिए इसने इसको अपने साथ ले लिया और कॉपर हो गया अलग, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें क्या देखा कि लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द ग्रीन कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड था, कॉपर सल्फेट शायद मुंह से निकल गया, तो कॉपर क्लोराइड ही है। तो कॉपर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो फेड हो जाएगा। क्यों हो जाता है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि कॉपर क्लोराइड रहा ही नहीं, बन गया है लेड क्लोराइड। और जो है रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर मेटल है वो लेड की स्ट्रिप जो पत्ती हमने डाली उसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये देखा हमने, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और है। तो हाँ, एक एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, काफ़ी नीचे है सिल्वर, ठीक है, और कॉपर उससे ऊपर है। हमेशा ये नहीं है कि कॉपर ही डिस्प्लेस होगा बार बार। तो Ag, अब बात यह है कि कॉपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है Ag से, Ag इससे कमज़ोर है। तो ये क्या करेगा भाई, आपको पता है Ag क्या होता है, प्लस, और NO3 नाइट्रेट क्या होता है, माइनस, और Cu क्या होता है, +2। तो देखो ये प्लस और ये, इसने क्या किया, जब कॉपर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको अपने पास खींच लेगा और बनेगा क्या, कॉपर नाइट्रेट। ब्लू सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन कलरलेस था, अब कैसा बन गया, ब्लू, और सिल्वर बाहर आ गया, ठीक है, ग्रेइश मेटल, तो अब सिल्वर जमा हो जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब आगे हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि वे रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग था तो दूसरे के आयंस को ले लेता था। जैसे कॉपर ने सिल्वर वाले के साथ में जो निगेटिव आयन था उसको ले लिया था। यहाँ पर क्या है कि दोनों के पास में आयंस होंगे, आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सामान्यतः ये देखा गया है कि इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट बोले तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं जो नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं। जैसे दूध के अंदर कुछ नहीं होता लेकिन नींबू डाल के जब उसे गर्म कर देते हैं तो इनसॉल्युबल जो पनीर टाइप होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसी को इस तरह से क्या आता है, जब आपस में दो सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए AX, तो A मान लीजिए आपका पॉजिटिव वाला है और X जो है निगेटिव वाला है, ठीक है, प्लस B भी मानिए आपका पॉजिटिव वाला है और Y मान लीजिए निगेटिव वाला है। अब डिस्प्लेस होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों के जो आयंस है वापस में डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो देखिए इसका ये निगेटिव वाला है तो ये जाएगा इसके पॉजिटिव वाले के साथ में, और इसका निगेटिव वाला B वाला जो जाएगा ये A के पॉजिटिव के साथ में जाएगा। क्योंकि भाई साथ में पहले तो A के साथ में X ही था, अब नया बनाना है तो दूसरे का निगेटिव आएगा। तो इससे क्या हो गया, इससे नया जो बनेगा A जो पॉजिटिव था साथ में नया पार्टनर उसका Y आया है निगेटिव, और ऐसे ही B के साथ में जो नया पार्टनर है उसका X आया है निगेटिव वाला। तो ये नया जो है कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपस में क्या डबल डिस्प्लेस हो जाता है। यानी कि दो एलिमेंट के अपने डबल है, दो जो कंपाउंड है आपस में उनके जो एलिमेंट है जो आयल्स है वो क्या होते हैं, वो आयल्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कोई सामान लेने जाता है तो उसने दुकानदार को पैसा दिया और दुकानदार ने उसके बदले में उसको सामान दे दिया। तो जो पैसा अभी हमारे पास था वो दुकानदार के पास पहुंच चुका है और जो सामान दुकानदार के पास था वो हमारे पास पहुंच चुका है। तो ये क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेस पर।
अब देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो सबसे कॉमन आने वाला एग्जांपल ये है। तो इसमें देखिए, एक मिनट, देखिए तो इसने कहा कि जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, सॉल्यूशन है तो एक्वस लिख दिया हमने, यानी कि पानी में घोल के बना रखा है। Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है, Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। प्लस इसमें डाल दिया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं जब इसको मिलाते हैं, तो सोडियम पे क्या चार्ज हो गया, Na के ऊपर +1 होता है और SO4 के ऊपर -2 होता है। तो देखो जो पॉजिटिव वाले हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव वाले को हम कैटायन बोलते हैं, जबकि निगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, आयन को एनायन बोलते हैं। अब इससे क्या होगा कि नया जो कंपाउंड बनेगा तो इसका ये पॉजिटिव है और इसका निगेटिव साथ में आएगा, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, और इसका ये निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में आएगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इनके जो कलर है किस तरीके से चेंजेस होंगे, चेंजेस इसमें आएगा कलर में। अब देखिए जो ये बनता है यहाँ पर बेरियम सल्फेट, पहले तो ये कुछ खास कलर इनका हल्का सा वाइट होता है, यहाँ पर बिल्कुल मिल्की वाइट कलर आ जाता है। बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन के बाहर आ जाते हैं, जैसे पनीर नीचे बैठ जाता है इस तरह से इनको घोलते ही वाइट कलर के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये इसमें क्या डाल दिया, पहले बेरियम क्लोराइड डाल दिया, साथ में इसके फिर बेरियम सल्फेट डाला, डालते क्या हो जाएगा, नीचे वाइट कलर के जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाएंगे, जो घुलेंगे नहीं। तो प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाते हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, और ये बाकी का जो सॉल्यूशन है वो नमक वाला यानी सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्यूशन आपस में बाहर दिखाई देता है। ठीक है, इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में आता है हमारा, जैसे ये जो एसिड और बेस के बीच में हुई हुई जो रिएक्शन है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, बेस क्या है, ये बेस है, इसमें क्या है, सोडियम कैसा है, पॉजिटिव में है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव में है। ऐसे ही HCl क्या है, ये एसिड है, और इसमें कौन है, इसमें H पॉजिटिव यानी कि कैटायन है, और Cl कैसा है, एनायन है। तो क्या बनेगा, सोडियम, और ये देखो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव के साथ में तो बना NaCl, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड यानी कि H और OH। ठीक है, ये जो था आपस में मिलके क्या बना दिया, देखो H और H क्या हो गया, H2, और O बचा है H2O, ये बाहर आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में होने वाले जो रिएक्शन है, जिसमें एक न्यूट्रल कंपाउंड NaCl सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें और एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो इसमें हम देखते हैं, तो कॉपर सल्फेट में जब हमने क्या डाला, हाइड्रोजन सल्फाइड डाली है, तो तब भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर क्या होता है, +2 चार्ज, और सल्फेट होता है -2। ऐसे ही हाइड्रोजन होता है +2, और सल्फाइड जो S है वो सल्फाइड है -2। तो कॉपर है अपना नया पार्टनर ढूंढेगा निगेटिव वाला, तो क्या बनाएगा, CuS, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दोनों +2 -2 है, तो सेम बन गया, ये बन गया कॉपर सल्फेट। और ये माइनस चार्ज है और इधर हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, इसने हाइड्रोजन ने अपना नया निगेटिव वाला पार्टनर ढूंढा, तो क्या बन गया, H2SO4 बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नीला कलर जो होता है इसका कॉपर सल्फेट का, उसकी जगह पे क्या भाई, ब्लैक प्रेसिपिटेट, काले रंग के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाए कॉपर सल्फाइड। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो हमने ये चीज जनरल देखी, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो कुछ प्रेसिपिटेट्स बाहर निकल के बाहर आ जाते हैं, मतलब बाहर निकलने मतलब नीचे बैठ जाते हैं। रिएक्शन के रिजल्ट में हमें एज अ रिजल्ट प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगले टॉपिक जो हमारा आता है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में जब भी हम देखेंगे, जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा किसी भी एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तब उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन उसको भी। और रही बात रिडक्शन की, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन रिमूव होगी तो भी रिडक्शन होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये पहली लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ए है, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बनेगा, मान लीजिए AO2 बन गया, तो क्या हुआ, ए में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि AO2 था और आगे चल के क्या हुआ, ए, और इससे क्या निकल गया, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो अब क्या हो गया इसका, अब हो गया इसका रिडक्शन। भाई पहले क्या था, पहली जो ये रिएक्शन थी इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। और यहाँ से ऑक्सीजन जब रिमूव, ऑक्सीजन का ऐड होना तो क्या है, ऑक्सीडेशन है। जबकि ये वाली लाइन को हम देखते हैं, ऑक्सीजन जब रिमूव होती है, जैसे यहाँ पे AO2 था और यहाँ पे खाली ए बचा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो तभी हो जाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन और रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन का जैसे ए है और हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दी और क्या बन गया, AH2, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ये वाली लाइन का, ये रिडक्शन में पहली लाइन है इसका, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का रिमूव होना, जैसे ये वाली लाइन है, हाइड्रोजन का रिमूव होना यानी कि AH2 था, इसको आप रिमूव करें तो ये लो हाइड्रोजन अलग हो गया, तो AH2 था, इससे क्या बन गया, खाली ए बन गया, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई है। जब हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखें। और अब जो है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको कि इसमें क्या है, 2Cu प्लस O2, यानी कि कॉपर की वायर ली या कॉपर लिया, उसको हमने जलाना शुरू किया, तो जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जलाते ही क्या बन जाता है, CuO बन जाता है, जिसको जो ब्लैक कलर का मतलब एक कोटिंग सी आ जाती है, कालिक सी जम जाती है ब्लैक कलर की, इसीलिए इस कॉपर ऑक्साइड को हम ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, काले रंग की बन जाती है। इसमें क्या हुआ, देखो कॉपर था, कॉपर के साथ में अभी तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो खाली कॉपर था Cu, यहाँ पर CuO बन चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है ना, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये देखिए कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से खाली कॉपर बन गया। तो यहाँ से देखो CuO, O था इसके साथ में, यहाँ पर O नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। और साथ में हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन में क्या ऐड हो चुका है, ऑक्सीजन। यहाँ पे खाली H2 था, यहाँ पर H2O बन चुका है, यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती हों, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें रिडॉक्स का मतलब क्या, भाई रिडक्शन है तो रिडक्शन का RED ले लिया, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का OX ले लिया स्टार्टिंग का, क्या बन गया, रिडॉक्स बन गया। ठीक है, रिडॉक्स बन गया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, कि दोज रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously are called as redox reaction। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ एक ही समय पे होते हैं, उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये था रेडॉक्स रिएक्शन का, और एक एग्जाम्पल आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है। उससे पहले आप ये भी देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ में और एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ऐसे ये पूछ लेता है एग्जाम में क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए अभी एग्जाम्पल से देखेंगे हम सीधा, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं उनको भी ऑक्सीडाइजिंग बोल लेंगे, सेम वैसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे देते हैं दूसरे को, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, उनको रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दोनों रिएक्शन कहते हैं इनको। यानी कि ऐसे सब्सटेंस, सिंपल भाषा में कहूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो एक रिएक्शन में किसी दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप इसको ऐसे समझें, जैसे मैंने कहा कि ए है और मैंने लिखा कि BO2 था, तो हमने कहा कि बी ने क्या कर दिया, ए को क्या दे दिया, ए को ऑक्सीजन दे दिया और अपने आप खाली बच गया ऐसे। तो हमने कहा कि बी क्या हो, BO2, ये कि बी क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो किसने क्या किया, ए को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, यानी ए का तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। और अपने आप देखो BO2 था और ऑक्सीजन अपने से रिमूव हो चुकी है, यानी अपना खुद का इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर देते हैं और अपने आप क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप इसकी जैसे डेफिनेशन सामने लिखी है, इसके अलावा एक और भी लिख सकते हैं कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज दी अदर सब्सटेंसेस बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। जो ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं लेकिन अपने आप क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ये दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम आगे लेके चलते हैं, जैसे इसी को एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो इसमें देखिए, आप इसमें देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर सेम एग्जांपल जो भी हमने पहले किया था, CuO का क्या, कॉपर में क्या हो गया था, देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, CuO यहाँ पर है, यहाँ पर खाली Cu बचा है। ऑक्सीजन रिमूव, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, H2 का H2O बन गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देखो कि भाई हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन आई है तो जाहिर सी बात है कॉपर ने ही दी है उसको, क्योंकि देखो कॉपर पे नहीं है और कॉपर ने ही उसको दी है। तो इसका मतलब कॉपर ने जब हाइड्रोजन को दी है तो कॉपर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कॉपर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कि जुड़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको साफ पता लग रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है। ठीक है, और जो है अगर आप उस डेफिनेशन जाते हो कि ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का तो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का तो उसने ऑक्सीडेशन कर दिया लेकिन अपने आप देखो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कॉपर। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। इसका क्या हुआ, वाटर के अंदर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड है, किसमें हुआ रिड्यूस ही है, कॉपर में हुआ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, जिससे क्या बन गया, वाटर बन गया उसका। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ यहाँ पे, या फिर आप अपना अलग से भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन ने, अगर ये इसकी तरफ से आप इस पहलू की तरफ से देखते हो, हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन खींच लिया, यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है,
एक रिएक्शन में हम देखते हैं इसमें, तो देखिए इसमें क्या है MnO2। अब MnO2 में अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन तो नहीं है, क्लोरीन आ चुकी है, ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया इसका रिडक्शन। और HCl Cl में क्या है H है, अब Cl में देखो यहाँ पे Cl2 बन गया, H हट गया, गायब हो गया, इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो मतलब ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखते हैं तो MnO2 ने क्या किया, या फिर हम बोल सकते हैं हाँ इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ना जाके अगर इसके साथ भी जाते हो यहाँ पर, तब भी ऑक्सीडेशन ही आएगा, क्योंकि अगर आप Cl ना लेके हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, जबकि हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुका है। तो आप चाहे Cl के साथ में लें तब भी ऑक्सीडेशन होगा HCl का, और वाटर के साथ में लें तब भी ऑक्सीडेशन ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2 था, जो MnO2 था उसका क्या हो गया, MnO2 का ये क्या हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, इसने HCl, ये जो HCl दिखाई दे रहा है इसमें से क्या कर दिया, इसमें से HCl में से H को रिमूव कर दिया, तो खाली बचा Cl। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें तो HCl हुआ, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसने MnO2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और Cl अपना डाल दिया इसके अंदर, जो कि ये बन गया था। तो आप किसी भी पॉइंट तो पहलू से लेके चले, दोनों चीजें सेम ही आएंगी, ठीक है। अब जो है हमने अलग से जो करा था कि भाई सिलेबस में अलग से जो दिया है, जैसे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बीच बीच में जो कॉम्बिनेशन में दिया था उसको अलग से कर लिया हमने। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी निकलती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। चूने की बात करें, चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी पूरा गर्म हो जाता है, हमने तो गर्म नहीं किया, ऑटोमेटिकली अपने आप गर्म हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, वही था क्विक लाइन, बिना बुझा हुआ चूना पानी में डाल रहा तेजी से, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल भी है। साथ में क्या हुआ, जब पानी में डालते हैं तो स्लेक लाइन बनता है और हीट साथ में निकल आती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी थी, और साथ में हीट निकली है प्रोडक्ट के साथ में, तो ये एक्सोथर्मिक भी। एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट निकलना, हीट है, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, हीट बाहर निकलना। केमिकल रिएक्शन पूरा होने के साथ में हीट भी जब निकलती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसमें जैसे और आप ले सकते हो एग्जाम्पल इसमें, जैसे एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो भाई जैसे मीथेन है, मीथेन को जलाया तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जली, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें बदल गई। साथ में क्या निकलती है, जब जलता है कोई चीज़ तो चमक आती है, आग निकलती है, और आग पे अगर हाथ लगा के देख लो क्या करता है, गर्म लगेगी नहीं लगेगी, तो क्या हुआ, हीट निकली। भाई आप LPG गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें जब जलाने के बाद में क्या हुआ, भाई CO2 वाटर बन गया। लेकिन क्या होता है, हमारे भाई खाना पकाते हैं तो क्या हीट दे रही है ना उसको, ये क्या हुआ, नेचुरल गैस भी एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद में रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम, खाना जो हमने खाया था जैसे ग्लूकोज की फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में है, तो क्या होगा भाई ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीडेशन हुआ है, वो तोड़ देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। साथ में एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है ना, जो काम करते हैं, एनर्जी एक तरह से फॉर्म में लगा, अगर हम हीट की लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये बॉडी हमारी गर्म भी रहती है इसी की वजह से। तो क्या हुआ, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रेस्पिरेशन कैसी है, एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, गड्ढा खोद के उसको क्या डालते हैं, गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, और 15-20 दिनों के बाद में क्या है, कंपोस्ट बन जाती है, हटाते हैं तो उसमें से गर्मी निकलती है, गर्म जो है एक गर्म हो जाता है अंदर अंदर वो। तो वो भी एग्जाम्पल किसका, हमने तो आग नहीं लगाई, तो जो सड़ती है वहाँ पे डिकम्पोजिशन होती है कंपोस्ट बनने में, वो भी एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही है। उसके बाद में एंडोथर्मिक अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जिसको पूरा करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि या फिर बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसे एग्जाम्पल वही आप ले सकते हो, जैसे
सबसे पहली रिएक्शन जैसे आपने ली थी, मैग्नीशियम रिबन को आप क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो गर्म कर रहे थे तो क्या हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है ना। तो ये जो आपने गर्म किया था इसको, तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ा, यानी हीट आपने दी है उसको। ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक। और जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसमें क्या था, FeSO4 था, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे थे, गर्म किया था। तो गर्म करने के बाद में क्या बना था, Fe2O3, और क्या बना था, SO2 और SO3। तो आपको गर्म करना पड़ा ना इसको, तो आपने हीट दी है इसको, तभी जाके आपके प्रोडक्ट आए हैं। यानी प्रोडक्ट आने के लिए रिएक्टेंट को गर्म किया जाए, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक है, हीट आप दे रहे हैं उसको, तो ये है एंडोथर्मिक, ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जनरली ये जो रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन यानी लिक्विड मीडियम के अंदर होती है। जैसे हमने किया था कि बेरियम सल्फेट जो था इसमें टेस्ट ट्यूब में, जैसे बेरियम सल्फेट डाल दिया था, वो लिखा था ना बेरियम क्लोराइड था, और इसी में क्या डाल दिया था हमने, सोडियम सल्फेट डाल दिया था। तो क्या बन गया था, क्या बन गया था, बेरियम सल्फेट बन गया था, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट आए थे, प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया था, ठीक है ना, ये बन गया था। तो ये बेरियम सल्फेट जो बन गया था नीचे बैठ गया था, हमने इसको डबल डिस्प्लेसमेंट में किया था रिएक्शन को, तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गए थे इसके। तो ये कैसी थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बने प्रोडक्ट के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। सिंपल सी टाइप की न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो एसिड और बेस के बीच में जो होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसके एज अ प्रोडक्ट में जो सोल्ट बनता है ना, वो सोल्ट न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। आप अगले एसिड बेस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एसिड के जो पीएच होता है वो 7 से नीचे होता है, और बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ऊपर होता है, ये 7 से नीचे होता है। और जो इसका 7 होता है पीएच, वो न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस। तो इसमें क्या होता है कि जब बेस, मान लीजिए ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर आ गया। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड जो बना है, जो कि न्यूट्रल है, ना कि एसिड है ना ही ये बेस है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूट्रल कंपाउंड बनता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें लेक्चर में यहाँ तक। और यहाँ तक हमने पढ़ा इस लेक्चर के अंदर जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। और आगे के वीडियो लेक्चर में एक ही टॉपिक बचा है कि भाई जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, यानी डेंसिटी और कोरिजन, ये हमारा आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।